Hello everyone, this is part 3 of biotechnology principle and processes. तो आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं हमने पहले क्या करा था। तो इसमें मेन हमने ये देखा था कि बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिक मटेरियल को मॉडिफाई करते हैं। तो इस बायोटेक्नोलॉजी के हमने दो प्रिंसिपल देखे थे। सबसे पहला था जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा प्रिंसिपल था कि ये करते हुए हमें स्टेराइल कंडीशंस को मेंटेन करना पड़ेगा। इसी जेनेटिक इंजीनियरिंग के दौरान हम एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मॉलिक्यूल बना रहे थे। तो ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मॉलिक्यूल बना पाए वो क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी कि आरडीटी। इस आरडीटी में या इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने के लिए हमें कुछ टूल्स चाहिए होंगे और इन टूल्स को हमें किसी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में यूज़ करना होगा। तो वो कहलाता है कि इनको यूज़ कैसे करना है, वो आता है प्रोसेसेस में। ठीक है, बेसिकली प्रोसेस ऑफ आरडीटी। अब जब हम टूल्स देख रहे थे तो टूल्स में हमारे पास एक वैरायटी ऑफ टूल्स थी। हमने सबसे पहले डील करा था विद एंजाइम्स। ठीक है, कि एक तो हमें एंजाइम चाहिए, दूसरा हमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए जो हमें जीन उठा के जिस ऑर्गेनिज्म में लगाना है। तो जिस ऑर्गेनिज्म में लगाएंगे वो क्या कहलाएगा, दैट इज द पीस ऑफ होस्ट पार्ट। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को इस होस्ट तक ट्रांसफर करने के लिए भी हमें एक व्हीकल की ज़रूरत है, एक वेक्टर की ज़रूरत है, या फिर एक जीन टैक्सी की ज़रूरत है। दैट वाज नोन एज वेक्टर। तो ये मेन चीज़ थी। इनमें से हमने एंजाइम्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। स्पेसिफिकली एंजाइम्स में हमारे पास आते हैं द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेवल पे एनसीईआरटी वाला ही मेन पैटर्न फॉलो होगा इसमें। देन जीन ऑफ इंटरेस्ट का तो हमें पता ही, हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म से वो निकालना है। नाउ इस लेक्चर में हम डील करेंगे विद वेक्टर और व्हीकल। ठीक है, बट आगे बढ़ने से पहले एक शॉर्ट समरी अबाउट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अगेन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बेटा ये एक टाइप के एंडोन्यूक्लियोजेज हैं, यानी कि डीएनए के एंड्स को नहीं बल्कि उसको बीच में से कहीं से भी कट कर सकते हैं। ठीक है, दीज आर एंडोन्यूक्लियोजेज। दूसरी चीज, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को पहचानते हैं। रिकॉग्नाइज किसको करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंसेस को, जो कि नॉर्मली 4 से 8 बेस पेयर की लेंथ के हो सकते हैं। नॉर्मली उनमें 6 बेस पेयर हमें देखने को मिलते हैं। फिर हमने इनकी नेमिंग देखी थी कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो हैं इनकी नेमिंग किस तरीके से करते हैं। देन इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या फिर ये वर्क कैसे करते हैं, वो हमारे पास दो तरीके के थे। या तो ये हमारे पास स्टिकी एंड्स बनाते हैं, ठीक है, जो बहुत इजी होते हैं बायोटेक में काम करने के लिए, या फिर ये ऐसे ब्लंट एंड्स बनाते हैं। अगेन ब्लंट एंड्स भी यूज होते हैं, बट हम कोशिश करते हैं कि जहाँ तक पॉसिबल हो ये स्टिकी एंड ही जनरेट करवा दे। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। हम स्पेसिफिक टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 है ना, ऐसे। और हम जो स्पेसिफिकली बायोटेक में यूज करेंगे वो कौन से होंगे, वी विल ओनली यूज टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस। दिस इज दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अर्लियर। ठीक है, अब एनसीईआरटी में एक लाइन आती है कि हमारे पास वी हैव नियरली मोर देन 900 restriction enzymes that have been isolated, and these have been isolated from over 230 strains of bacteria which recognize different recognition sequences. तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का सोर्स कौन है, प्रोकैरियोटिक सेल दिया हुआ है ऑप्शन में, ठीक है, बट अदरवाइज बैक्टीरिया दिया हुआ है तो बेस्ट चॉइस है। बैक्टीरिया से कितने बैक्टीरिया के स्ट्रेन है, 230 स्ट्रेन से हम लगभग 900 से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आइसोलेट अभी तक कर चुके हैं। देन एक क्वेश्चन आता है कि इनकी डिस्कवरी किसने करी थी। डिस्कवरी के लिए हमारे पास 3 साइंटिस्ट थे। अगेन याद रखना ये थोड़ा सा ज़रूर हो जाता है, वी हैव नेथन, आर्बर एंड स्मिथ। इन तीनों को ही क्रेडिट जाता है। ठीक है, अब ये वाली मेन चीज़ें थी। अब इतनी करने के बाद आज का जो हमारा मेन टॉपिक होगा ना, उसमें हम डील करेंगे विद वेक्टर्स।
ना वेक्टर अब सिंपली लेके चलते हैं। वेक्टर क्या है बेटा? वेक्टर एक कैरियर बोल दो इसको, अगेन सिंपली इसको व्हीकल बोल दो, या फिर हम इसको जीन टैक्सी बोल दो। ये सभी नाम इसी के लिए यूज होते हैं। ये करता क्या है कि ये जीन टैक्सी दिस विल डिलीवर अ फॉरेन डीएनए, यानी कि जो इसका खुद का नहीं है, ठीक है, इट विल डिलीवर अ फॉरेन डीएनए इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म, इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। हम बात कर रहे थे स्पाइडरमैन के बारे में, जिसमें हमने स्पाइडर का थ्रेड बनाने वाला जीन, ना अगेन दिस इज हाइपोथेटिकल सिनेरियो, बट अगेन थोड़ा सा चीज़ें समझ आ जाएंगे। हमारे पास स्पाइडर है, उस स्पाइडर में हमने मान लिया कि उसका थ्रेड बनाने वाला कोई एक पर्टिकुलर जीन था, एंड वो ये जीन था, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया जीन टी। हम एक ह्यूमन के अंदर इंसर्ट करना है, या ह्यूमन सेल के अंदर इंसर्ट करना है, ठीक है। तो कैसे जाएगा? तो इसको यहाँ से उठा के यहाँ तक ले जाने के लिए, ह्यूमन सेल के अंदर डालने के लिए, वी रिक्वायर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेक्टर और अ व्हीकल। हमें आज यही देखना है। अब नॉर्मली हमने क्या देखा था कि व्हीकल एक ऐसा होता है, या नॉर्मली जो हम व्हीकल की तरह यूज़ करते हैं वो हमने क्या यूज़ करा था? प्लाज्मिड। याद करो, जब सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना था, स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर ने जब बनाया था, तो उन्होंने भी साल्मोनेला टाइफी का नेटिव प्लाज्मिड लिया था, जिसके साथ उन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को लाइगेट करा था। तो वहाँ पर भी प्लाज्मिड को यूज़ करके किसी एक बैक्टीरिया का जीन उठा के किसी और बैक्टीरिया में डाला गया था, ठीक है। तो हम नॉर्मली प्लाज्मिड ही यूज़ करते हैं, बट और बहुत सारे डिफरेंट टाइप के वेक्टर्स होते हैं, वो आज देखेंगे ना। वेक्टर, एक चीज़ याद रखना, अभी बिल्कुल शुरू करने से पहले एक कॉन्सेप्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आगे फ्यूचर में भी फर्दर यूज होगा, इस लेक्चर में थ्रू आउट यूज होगा, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट वर्सेस नॉन रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। हम अपना पुराने वाला एक्सपेरिमेंट ही लेके चल रहे हैं, वही स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर का। उन्होंने क्या लिया था? उन्होंने साल्मोनेला टाइफी का ऐसे एक नेटिव प्लाज्मिड लिया था, ठीक है। सो दिस इज द नेटिव प्लाज्मिड। हम उस एक्सपेरिमेंट की रिलेशन में लेके चल रहे हैं, ठीक है। देन इसमें हमने एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन डाल दिया था। लेट सपोज दिस रेड पोर्शन और द रेड पार्ट, ये कौन सा हमारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, और बाकी का हमारा क्या है? प्लाज्मिड, ठीक है। तो अब ये जो ये प्लाज्मिड है, अब इसमें एक नया, इसमें कुछ एडिशन हुआ है जो ऑलरेडी पहले इसका पार्ट नहीं था, तो इसको हम क्या बोल देंगे? दिस इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है ना। अब जो ये नेटिव प्लाज्मिड था, जिसमें कोई नया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट मॉलिक्यूल नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? ये हो जाएगा नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। पहली चीज़ तो ये याद रखना, ये एक पहला कॉन्सेप्ट है ऑफ रिकॉम्बिनेंट वर्सेस रिकॉम्बिनेंट, ऑफ नॉन रिकॉम्बिनेंट, और ये हम लेके चलते हैं कि हमारा जो वेक्टर था, ये हम वेक्टर के लिए यूज़ कर रहे हैं कि उस वेक्टर पर जो फॉरेन जीन था, या फिर जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था, अगर वो दोनों जुड़ गए हैं, वो हमारा एक्सपेरिमेंट अगर सक्सेसफुल हो गया है, तो अब उस वेक्टर को हम बोल देंगे रिकॉम्बिनेंट वेक्टर या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अगर उस वेक्टर में किसी भी रीजन की वजह से जीवाई लाइगेट नहीं या जुड़ नहीं पाता है, तो उसको हम बोल देंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। अब स्टैनली कोहेन के एक्सपेरिमेंट में जो अगली चीज थी, उन्होंने क्या करा था? उन्होंने इकोलाई लिया, इकोलाई जिसमें नेचुरली कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं था, या इस केस में मान लो ये उसका क्रोमोसोमल डीएनए, इसमें प्लाज्मिड नहीं था। देन व्हाट वी डिड इज, इस इकोलाई में, लेट सपोज इसका एक और कॉपी बना लेते हैं पहले, ठीक है, इट विल सिंपली जस्ट मेक द थिंग्स ईजियर। हमारे पास दो इकोलाई है, ठीक है। उसमें उन्होंने क्या करा, एक में तो
ऐसे जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल था वो चला गया और एक में नहीं जा पाया। ठीक है, तो जिस ई कोलाई में रिकॉम्बिनेंट जीन है जिसमें कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, ये ऐसा ई कोलाई होगा जो एंटीबायोटिक डालने पे ज़िंदा रहेगा। लेकिन ये जो नॉर्मल ई कोलाई है इसकी, ये तो मर जाएगा, है ना, इसकी तो डेथ होने वाली है। लेकिन दिस इज द ई कोलाई दैट नॉर्मली लिव्स। अच्छा, जो ये मरने वाला है ये इसका नेचुरल, ई कोलाई का नेचुरल बिहेवियर है, मरेगा ही, एंटीबायोटिक डालने पर बैक्टीरिया जाने वाला है। बट ये हमने बनाया था, ठीक है, इसमें हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग करी हुई है जिसमें ARG एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। तो इन चीज़ों के साथ अब मान लो हमारे पास पूरी कॉलोनी है, हम एक बैक्टीरिया के साथ तो डील करेंगे नहीं। जब भी करते हैं ऐसे एक्सपेरिमेंट तो लैब में टेस्ट ट्यूब के अंदर या जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वी हैव अ नंबर ऑफ डिफरेंट बैक्टीरिया, से पूरी कॉलोनी की कॉलोनी चलती है ना, उसमें हज़ारों डिफरेंट बैक्टीरिया है। तो उसमें से हमें कैसे पता चलेगा कि किस में है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट और किस में नहीं है? तो इसके लिए हम दो सिंपल डिफरेंट टर्म्स यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए दो डिफरेंट टर्म यूज़ करी जाती है। जो बैक्टीरिया अभी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के साथ था उसने अपना नेचर ट्रांसफॉर्म कर लिया, वो उसने अपना नेचर बदल लिया, तो दिस इज नोन एज अ ट्रांसफॉर्मेंट। दिस इज द ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट। ठीक है, कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ है कि इसका नेचर, नेचुरल टेंडेंसी थी एंटीबायोटिक की प्रेजेंस में मरने की, लेकिन अब नहीं मरेगा, अब इसका नेचर चेंज हो चुका है। अब जिसमें ये नहीं है, जो नेचुरल वाला पार्ट अपने पास, वो क्या कहलाएगा बेटा? वो ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, तो इसको सिंपली क्या बोल देंगे? दिस इज नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हम टर्म्स किसके लिए यूज़ करते हैं? हम अपने होस्ट सेल के लिए यूज़ करते हैं जिसके पास या तो GI है या फिर GOI यानी कि जीन ऑफ इंटरेस्ट, या फिर फॉरेन DNA उसके साथ लिंक हुआ है या नहीं हुआ है। अगर लिंक हुआ है ट्रांसफॉर्मेंट, अगर लिंक नहीं हुआ है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। सिमिलरली द रिकॉम्बिनेंट वर्सेस नॉन रिकॉम्बिनेंट हम किसके लिए यूज़ करते हैं? हम अपने वेक्टर के लिए यूज़ करते हैं कि अगर वेक्टर में GOI प्लस माइनस लेके चलेंगे, ठीक है, तो अगर वेक्टर में GOI लिंक हो गया तो रिकॉम्बिनेंट, अगर नहीं हुआ नॉन रिकॉम्बिनेंट। ये दोनों टर्म्स का याद रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, ये आगे भी काम आएंगे, ठीक है। अब हमें कैसे पता कि हमें किस चीज़ को एज अ वेक्टर यूज करना है? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट अराइजेस इज हाउ डू वी चूज ए वेक्टर? हमें कैसे पता कि हम इसको एज अ वेक्टर यूज कर सकते हैं या फिर एज अ वेक्टर नहीं यूज कर पाएंगे? ठीक है, तो उसके लिए ना 3 या 4 मेजर चीज़ें होती हैं जो हमें देखनी पड़ेगी। सबसे पहली है बेटा, जो भी हम वेक्टर लेंगे उसमें ऑरी पॉइंट होना चाहिए, यानी कि वो ऐसा वेक्टर होना चाहिए जो DNA की रेप्लिकेशन करा सके, यानी कि जिसकी रेप्लिकेशन हो सके, या जिसमें DNA की रेप्लिकेशन करवाने के लिए जो इनिशिएट करवाने वाली सेगमेंट होती है वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन उसमें हो। तो पहली चीज़ क्या है कि उसमें ऑरी पॉइंट होना चाहिए। दूसरी चीज़, उसमें एक पर्टिकुलर जीन ऐसा होता है जिसको हम सेलेक्टेबल मार्कर बोलते हैं। इट शुड हैव अ सेलेक्टेबल मार्कर। तीसरा है उसमें क्लोनिंग साइट होनी चाहिए। इनका मतलब क्या है वो अभी अभी डील करेंगे उसके साथ, ठीक है। एंड चौथा हम डील करते हैं कि उस वेक्टर का साइज कितना है। तो देखो सीधी सी बात है, सेलेक्टेबल मार्कर, मार्कर मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो मार्क कर दे, जो निशानी दे दे और वो हमें सेलेक्ट करने में हेल्प करेगी। तो सेलेक्टेबल मीन्स इट हेल्प्स अस टू सेलेक्ट। किस चीज़ में सेलेक्ट करेगी बेटा? हमें तो वो चीज़ देखनी थी ना जो ट्रांसफॉर्मेंट है, हमें तो ये चाहिए। हम ये तो जेनेटिक इंजीनियर्ड है, इसमें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग हुई ही नहीं है ना, तो हमें तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट चाहिए ही नहीं। तो हमें चाहिए क्या होता है पूरी बैक्टीरिया की कॉलोनी में से? सिर्फ ट्रांसफॉर्मेंट। तो वी नीड समथिंग दैट कैन डिफरेंशिएट दिस ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम दिस नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। और यहाँ पर वो वाली चीज़ कौन सी है? दिस रेड जीन और ARG जीन, है ना। ये ARG जीन इसमें नहीं है, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर ARG जीन पॉजिटिव है। तो what this selectable marker does is that it helps us to select
it helps us to select transformants वर्सेस नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। पहली चीज ये हमें उसमें हेल्प करेगा, ठीक है। फिर आता है क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट बेसिकली वो पार्ट होता है जहाँ पर हम अब इस डीएनए वेक्टर को काट के अपना जीओआई इंसर्ट कर दें। तो बेसिकली कुछ नहीं है, इसको क्लोनिंग साइट को इतना याद रखना है कि दिस इज द साइट वेयर जीओआई कैन बी इंसर्टेड, ठीक है। सिंपल भाषा में द साइट वेयर जीन ऑफ इंटरेस्ट, या फिर इसी को कई बॉक्स में या कईयों का एज अ फॉरेन डीएनए याद होगा, द साइट वेयर फॉरेन डीएनए कैन बी ज्वाइंड और इंसर्टेड, ठीक है। अब साइज वेक्टर का कितना होना चाहिए? देखो वेक्टर का बहुत बड़ा साइज भी नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा साइज भी नहीं होना चाहिए। दोनों के अपने अपने नेगेटिव पॉइंट्स हैं, बट नॉर्मली दिस साइज शुड बी इनफ कि वो हमारे फॉरेन डीएनए को तो ले जाए, ठीक है। तो साइज के बारे में बाद में डील करेंगे। नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट फीचर, तो ये चार बेसिकली क्या है? दीज आर द फीचर्स ऑफ वेक्टर मॉलिक्यूल्स, है ना, कि एक वेक्टर में ऐसे कौन से फीचर्स होने चाहिए जो कि एसेंशियल ही है। तो नेक्स्ट वी विल डील with these points in detail, and first of them ओरी पॉइंट, ठीक है। अब देखो ओरी पॉइंट क्या होता है बेटा? ओरी स्टैंड्स फॉर, एज वी नो, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। हमें क्यों चाहिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन? अब सेल के अंदर सोच के देखो, दिस इज अ नॉर्मल सेल, उसमें न्यूक्लियस होगा एंड इसमें यहाँ पर कहीं पे बहुत सारे ऐसे एमआरएनए के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। एमआरएनए को जो छोड़ो, इसके न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर ऐसे डीएनए होगा, ठीक है। इस डीएनए से बेटा इधर एमआरएनए आएगा साइटोप्लाज्म में, फिर उस एमआरएनए से वो सेल कोई प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा एंड देन फिर वो प्रोटीन नॉर्मली फंक्शन करता है। तो अगर हमें कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन देखना है तो जितनी ज़्यादा अमाउंट में वो प्रोटीन होगा, हमें तो वही चाहिए कि वो प्रोटीन जितना मैक्सिमम बन सकता है उतना बने या ज़्यादा से ज़्यादा बने, ठीक है। अब सोच के देखो, हमने तो एक जीन डाला, अब हम मल्टीपल जीन्स तो ऐसे नॉर्मली यूज़ नहीं करता है, ठीक है। सोच के देखो, अगर हमने एक जीन डाला वेक्टर के साथ, तो लेट सपोज दिस वाज द प्लाज्मिड वेक्टर, और इसमें तो ये एक ही कॉपी है इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की जिसको ARG बोल दिया। अब ये उस सेल के अंदर गया और इसने कोई ऐसे ही एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट नाम का कोई प्रोटीन बनाया, ठीक है। लेट सपोज दिस इज सम प्रोटीन एज प्रोटीन ए, और ये प्रोटीन ए उस इकोलाई को हेल्प करेगा कि वो एंटीबायोटिक की प्रेजेंस में मरे ना। हमें क्या चाहिए कि प्रोटीन के मॉलिक्यूल जितने ज़्यादा होंगे वो उतना ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड होगा, पहली चीज़। तो वी नीड मोर नंबर ऑफ दीज प्रोटीन्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम कोशिश करेंगे कि हमारा एमआरएनए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बने, पहली चीज़ तो वो कर सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि हमारे जीन की ट्रांसक्रिप्शन जो होती है वो बार बार हो, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ हम क्या करेंगे, हमें कोशिश करना होता है कि अगर हम ये जीन का नंबर ही बढ़ा दें, कि मान लो एक जीन से बेटा जब ट्रांसक्रिप्शन होगी तो एक जीन से, फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकल भी मान के चल रहे हैं, एक ही प्रोटीन है, ठीक है। या अब इस एक को मैं मान लूँ कि अगर हमारे पास n जीन है तो n प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि मोर द नंबर ऑफ जीन्स, उस सेल के अंदर जितने ये जीन होंगे उतना ज़्यादा ही हमारा प्रोटीन बनने वाला है, ठीक है। तो ये मोर करने के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम इंसर्ट करें ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, है ना। सो वन थिंग इज आइदर वी इंसर्ट मल्टीपल कॉपीज, हम ही मल्टीपल कॉपीज डाल रहे हैं। हमने एक प्लाज्मिड एक सेल में डालने के बजाय हमने 4 5 6 8 10 15 20 25, यू गेट द पॉइंट, ठीक है। हम उतने प्लाज्मिड मॉलिक्यूल्स डाल रहे हैं। बट अदर और क्या हो सकता है हमारे पास? और द होस्ट replicates the gene of interest accordingly,
ठीक है, हम क्या कर सकते हैं कि हम होस्ट में ऐसी एबिलिटी ही है कि वो खुद का तो डीएनए रेप्लिकेट करेगा ही, हर सेल अपना डीएनए रेप्लिकेट करता है। तो हमें किसी तरीके से ये मेक श्योर करना है कि वो जब होस्ट अपना डीएनए बनाए तो साथ में इस फॉरेन जीओआई को भी रेप्लिकेट कर दे। तो फ्रॉम चॉइस 1 और चॉइस 2 ऑब्वियसली जो बेटर चॉइस हमारे पास वो कौन सी होगी, सेकंड चॉइस होगी, हमारी मेहनत कम लगेगी। तो हमें यही करना है। तो हमें करना क्या है कि जो भी हमारा वेक्टर होगा, जो भी हमारा वेक्टर होगा, दैट वेक्टर शुड हैव ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसकी वजह से जैसे ही सेल के अंदर जाएगा, सो दैट वेक्टर कैन मल्टीप्लाई इनसाइड होस्ट। और जब ये वेक्टर डिवाइड करेगा बेटा, जब वेक्टर की डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनेंगे तो साथ में किसके बनेंगे, जीओआई की भी हमारे पास बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज बन जाएंगी। और इसी एक जीन की मल्टीपल कॉपीज जो बनाने की जो ये जी प्रोसेस है, इसी को हमने क्या बोला, दिस वाज व्हाट वी कॉल्ड एज जीन क्लोनिंग, यानी कि इसी की मल्टीपल कॉपीज बन चुकी हैं। So what ori point is? Ori point is a segment of DNA that can initiate DNA replication. So this ori, it initiates DNA replication. अब इसका फ़ायदा ये होता है कि मान लो आई हैव दिस ई कोलाई सेल, और इस ई कोलाई सेल में बेटा ये उसका क्रोमोसोमल डीएनए। इतना इजी नहीं है कि मैं इसके अंदर कोई बाहर से जो मेरे पास ये फॉरेन डीएनए था, लेट्स सपोज दिस वाज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए पीस, इतना इजी नहीं है कि इसको उठा के यहाँ से मैं यहाँ रख दूँ, क्योंकि इसको इस मेम्ब्रेन को, इस बाउंड्री को भी क्रॉस करना है। ठीक है, तो एक ही अंदर आ जाए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बट अगर फ़ायदा क्या होता है कि मान लो अगर इसी वेक्टर में जो इतनी सेगमेंट है, ये ब्लैक वाली यहाँ पर जो दिख रहा है, दिस सेगमेंट इज ओरी पॉइंट। अब क्या होगा कि ये बार बार अपनी खुद की मल्टीपल कॉपीज बनाता रहेगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, इस एक वेक्टर से तो हमारे पास ऐसे दो वेक्टर के मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है, ऐसे बेटा इन दो से फिर क्या बन जाएंगे, फिर फर्दर ऐसे दो के चार बनेंगे, 4 से 8, ऐसे ही हमें वेक्टर चूज करना था जिसमें ओरी पॉइंट हो। एंड नॉर्मली ये जो प्लाज्मिड हम यूज़ करते हैं, हमें एक इंसर्ट करना होता है, लेकिन ये सेल के अंदर जाके एक से उसके यहाँ तो 500 से लेके 700 कॉपीज बन जाती हैं। तो जितनी ज़्यादा कॉपी उसकी बनेंगी हमारे लिए उतना बेनिफिशियल है। तो उसकी कितनी कॉपी बन रही हैं होस्ट सेल में, उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कॉपी नंबर, कि कितनी कॉपीज बनेंगे उस जीओआई की। तो अब एक क्वेश्चन ये है कि ये बताओ कि क्या हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका कॉपी नंबर हाई है, या हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका कॉपी नंबर बहुत ही ज़्यादा लो होगा। तो सीधी सी बात है, वी नीड समथिंग, वी नीड अ वेक्टर मॉलिक्यूल दैट हैज़ वेरी हाई कॉपी नंबर, ताकि वो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा होस्ट के अंदर जाकर खुद की मल्टीपल कॉपीज बना ले। ओके, so if one wants to recover many copies of the target DNA, it should be cloned in a vector whose origin can support, or whose ori point can support a high copy number. That should be the crux. इतना ठीक है। अब ये तो हुआ ओरी पॉइंट के बारे में। अब नेक्स्ट आते हैं सेलेक्टेबल मार्कर। ये वो वाला पॉइंट है जहां पर मैक्सिमम बच्चे स्ट्रगल करता है। So next what we have is a selectable marker. As we discussed earlier, selectable marker is something, or is basically, let's say it is something that helps to segregate, or that helps us to differentiate between transformants and non-transformants. ट्रांसफॉर्मेंट्स क्या थे, ऐसे होस्ट सेल जिन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को उठा लिया है या पिकअप कर लिया है। ठीक है, अभी ये समथिंग भी तो कुछ होगा ना। अब डीएनए में समथिंग क्या ही होती है, हमेशा हमारे पास जीन की सेगमेंट होगी, है ना, जीन होगा या कोई उनको एक सीक्वेंस होगी। तो सिलेक्टेबल मार्कर इज अ जीन और अ सीक्वेंस ऑफ डीएनए, तो वो भी जीन ही होगी बेसिकली, अगर फंक्शनल सीक्वेंस है तो, है ना। तो दिस इज अ जीन।
अब तक हमने जो देखा था, हमने उसमें एग्जाम्पल अगर हम देखें कि सिलेक्टेबल मार्कर का एक एग्जाम्पल बता दो, तो वो हमने क्या लिया था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, और ARG एक चीज़ है, ठीक है। एंड दिस इज ARG स्टैंड्स फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। नाउ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक हमारे पास मल्टीपल डिफरेंट टाइप की हैं, किसी भी बैक्टीरिया में किसी भी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो सकती है। तो कॉमन एग्जांपल हम लेके चलते हैं एंटीबायोटिक जिनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस है, जैसे कि कैनामाइसिन, ठीक है। जैसे कि हमारे पास है टेट्रासाइक्लिन, जैसे कि पेनिसिलिन। अब पेनिसिलिन के डिफरेंट ग्रेड्स आती हैं, किसके बैक्टीरिया के अंदर कौन से पेनिसिलिन टाइप 1 2 3 4 5 किस ग्रेड के पेनिसिलिन की अगेंस्ट रेजिस्टेंस है, किसके अगेंस्ट नहीं, दैट्स अ होल डिफरेंट स्टोरी। बट ऑलवेज रिमेंबर, ऐसे ऐसे तुम्हें टर्म्स याद रखनी कि जो ये टर्म्स हैं ये ऐसी दवाइयों के नाम ही एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं, ठीक है। हम नॉर्मली अपनी इस लेवल पे यही सब डील करेंगे इन्हीं के साथ। तो ये एक टाइप का एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, ठीक है। Another thing or another gene that we can use apart from this red gene is something known as a LAC-Z gene. हम इस जीन को भी यूज़ करते हैं। ये जीन क्या करता है, ये कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का नहीं है, बट ये हमें एक ब्लू वाइट सिलेक्शन में हेल्प करता है। बेसिकली कलर अलग चेंज कर देता है ताकि हम विजुअली बैक्टीरिया को विजुअलाइज कर पाएँ, ठीक है। इस सिलेक्टेबल मार्कर के बारे में ही डिस्कस करना है हमें मेन, और हम इन दोनों को, रेड को और ग्रीन दोनों पार्ट्स को अलग अलग डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट थिंग इज, द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन helps or basically functions as a selectable marker। हम तो इस जीन की बात कर रहे हैं, ठीक है। होता क्या है कि मान लो, लेट्स सपोज आई हैव दिस वेक्टर मॉलिक्यूल, ठीक है। इस वेक्टर मॉलिक्यूल में मेरे पास ये इतनी सेगमेंट है ब्लू वाली। इस ब्लू सेगमेंट में क्या हो सकता है बेटा, यहाँ पर कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, फॉर एग्जांपल दिस इज ARG, हाइपोथेटिकली कुछ भी मान लो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इस पूरे वेक्टर में मेरे को अगर अपना GUI इंसर्ट करना होगा ना, जीन ऑफ इंटरेस्ट, अगर मेरे को लाइगेट करना है, तो आई नीड दैट GUI टू बी इंसर्टेड बिटवीन दिस ARG और ब्लू सेगमेंट। मेरे को नहीं चाहिए कि इस रेड वाले पार्ट पे कहीं भी आए ना, मेरे को उसका फ़ायदा ही नहीं है। क्या बात है, उसके दो जो रीज़न है वो ये कि मान लो ये मेरे पास था अपना नॉर्मल वेक्टर, इस वेक्टर में ये एक पर्टिकुलर जीन की सेगमेंट है जो उसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है। मेरे को इसी के बीच में अपना ये ग्रीन वाला GUI डालना है। तो जब मैंने ये GUI डाला तो इस ब्लू वाले को मैंने बीच में से काटा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे इसमें कैंची चलाई, बेसिकली इसको बीच से ARG जीन को कट करा with the help of restriction endonuclease, and then I just inserted my GUI with the help of DNA ligase. This is as simple as it gets. बट इसकी वजह से क्या होगा, ये जो केस है हमारे पास, लेट सपोज इसको हम केस A मान लेते हैं, एंड दिस इज केस B, ठीक है। केस A में मेरे को एक चीज़ बताओ, मेरा ARG जीन बिल्कुल फुल्ली इंटैक्ट है ना, तो ARG इज इंटैक्ट। बट B के केस में ARG के बीच में, वो बीच से कटा हुआ, उसके बीच में मैंने GUI डाल दिया, तो ARG जीन इज स्प्लिट। बट जो भी जीन कंप्लीट होगा, फुल्ली इंटैक्ट होगा, वही जीन फंक्शनल होगा, यानी कि यहाँ पर ARG इज फंक्शनल, ठीक है। बट ये ARG नॉन फंक्शनल होगा, तो इन दिस केस, केस नंबर B, ARG इज नॉन फंक्शनल। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस वाले केस B में एंटीबायोटिक डाल दूं तो क्या ये सर्वाइव कर पाएगा?
ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो इसमें क्या होता है कि बेटा दिस केस बी इट डाइज इन प्रेजेंस ऑफ antibiotic, but this case A type vector or this organism now will survive. So in this case it will live in presence of antibiotic, क्योंकि इसके केस में देखो यहाँ पर ARG जीन इंटैक्ट है, ठीक है। तो अब होगा क्या कि मान लो मेरे पास ये एक होस्ट सेल था, ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज अनदर होस्ट सेल, और इक्वलाई लेके चल रही हैं, इनका क्रोमोसोमल डीएनए, ये इनका क्रोमोसोमल डीएनए, एंड जस्ट टू बी सेफ 2-3 और बना लेते हैं इन केस अगर उनकी ज़रूरत पड़ी तो, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 होस्ट सेल हैं, बस इतनी सी चीज़ याद रखना है, और ये इनका क्रोमोसोमल डीएनए। सो इन ब्लैक वी हैव ऑल दी होस्ट सेल। मेरे पास वेक्टर था, मान लो इस पहले वाले में तो वेक्टर गया ही नहीं, इसने कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसने कुछ उठाया ही नहीं, तो इसको तो हम सिंपली क्या बोल देंगे बेटा, दिस इज ए नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। सेकंड वाले के अंदर मेरा वेक्टर गया, ठीक है, सर्कल की, इसको सर्कल ही बना लेते हैं, लेट्स सपोज दिस इज माय वेक्टर, ठीक है, एंड इस थर्ड केस में भी वेक्टर है, बट इसमें यहाँ पर एक ARG जीन है, पीछे क्या कलर यूज़ कर रहा था ARG के लिए, ब्लू कलर, फाइन, ठीक है। तो सेकंड केस में जो ARG है, इन दिस केस दिस ARG इज functional, right? And in this case 3, let's suppose this is the ARG, ये अरे ब्लू वाली साइड है, ARG वाली साइड, ठीक है। अब इसके बीच में हमने यहाँ पर क्या लगाया था, अपना GUI लगाया था, यानी कि ये तो विद GUI है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, और सेकंड वाले में GUI है ही नहीं। तो बेटा जो थर्ड वाला केस होगा इसमें क्या होगा, इसमें दिस ARG इज नॉन फंक्शनल, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, सेकंड केस और थर्ड में से अगर मैं एंटीबायोटिक डाल देता हूँ इन दोनों होस्ट के ऊपर, मैंने इसे दवाई डाल दी, एंटीबायोटिक डाल दी, ये यहाँ पर भी आ गई और एंटीबायोटिक यहाँ पर भी आ गई, कौन मरेगा इनमें से या कौन जिएगा, तो जिसका ARG फंक्शनल है वो तो जी जाएगा। तो दिस इज द होस्ट सेल दैट लिव्स एंड दिस इज द होस्ट दैट डाइज। दिस डाइज बिकॉज द ARG इज नॉन फंक्शनल, ये ऐसी चीज़ आती है, ठीक है। मेरे को जो मर गया मेरे को पता उसमें GUI है, और जो नहीं मरा उसमें पता मेरे को उसमें ARG फंक्शनल है। तो इधर वापस पीछे आते हैं, इस सेकंड केस में अगेन फोकस, इस सेकंड केस में जो ARG नॉन फंक्शनल हुआ है, इस पर्टिकुलर फिनोमेना को हम एक दूसरा टेक्निकल टर्म बोलते हैं एंड दैट इज नोन एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इनएक्टिवेशन होगा किसका, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का, किसकी वजह से, इंसर्शन की वजह से, किस चीज़ का इंसर्शन हुआ है, GUI का और जीन ऑफ इंटरेस्ट का, ठीक है। तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन इज बेसिकली द फिनोमेना वेयर आर सेलेक्टेबल मार्कर और आर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन और एनी जीन फॉर दैट मैटर, it gets inactivated or it is rendered non-functional due to ligation or due to insertion of any new foreign DNA between in it, ठीक है, between it, इतना ठीक है। तो दिस इज हाउ द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हेल्प्स अस एज अ सेलेक्टेबल मार्कर। बट इसमें हमें क्या याद रखना है, एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है, इस पूरी राम कहानी का एक ही मेन फंडा है, दैट इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, कि जिस भी फंक्शनल जीन के अंदर हम अपना GUI डालेंगे वो GUI डालते ही वो जीन इनएक्टिव हो जाएगा, दैट्स इट, खत्म, ठीक है। तो 2 फीचर हो गए। अब देखो द थर्ड फीचर जो हमें चाहिए वो होता है बेटा क्लोनिंग साइट का, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज द ओरी पॉइंट, ये यहाँ से यहाँ तक की जो इसके DNA की सेगमेंट है, यहाँ पर ऐसा
डीएनए की सीक्वेंसेस हैं जो इसके वेक्टर के रेप्लिकेशन को या प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन को शुरू करवा देगा। दिस इज ए पार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये वो वाली साइट है जहाँ पर हमारे पास एक क्लोनिंग साइट है, या सपोज अभी छोड़ देते हैं, दिस इज द साइट ऑफ ए सेलेक्टेबल मार्कर, और इसको मैं सिंपली रेड से मार्क कर दूँगा, एंड रेड से हम अब तक क्या लेके आए थे, ARG। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए कि मेरे को अपना GUI भी कहाँ पर इंसर्ट करना है, इस ARG सेगमेंट के अंदर ही इंसर्ट करना है। तो क्लोनिंग साइट का बेटा मतलब होता है कि ऐसी साइट जहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स काम कर सके, जिसको हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से काट सके। ठीक है, सो क्लोनिंग साइट इज बेसिकली द साइट where restriction endonuclease can make a cut, जो वहाँ पर आया उसने कट लगा दिया। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का मेरे को एक एग्जांपल दे दो, हमने नॉर्मली बहुत यूज़ करा है EcoRI, और बेसिकली EcoR1 भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, आई नहीं, बेसिकली है तो वन ही। अब ये EcoR1 इस पूरे ब्लू के सर्कल में कहीं पे भी कट मारे, डज नॉट मैटर, मेरे को ये चाहिए कि ये EcoR1 प्रेफरेबली एक ही जगह पे कट मारे। ठीक है, लेट सपोज एक ही जगह पे कट मारेगा, ये वाली चीज़ थी, तो इसमें इधर इस साइट पर इसने EcoR1 ने कट मार दिया, तो जब ऐसे DNA ओपन हो जाएगा तो पूरा का पूरा DNA ऐसे एक सीधा DNA था, पहले सर्कुलर था, अब लीनियर होके खुल गया, तो काइंड ऑफ ऐसी स्टेज आ गई पहली चीज़। तो what I need is basically preferably सिंगल क्लोनिंग साइट, मेरे को एक ही क्लोनिंग साइट चाहिए उसमें, एक ही रेस्ट्रिक्शन साइट चाहिए, एक ही क्लोनिंग साइट नहीं कहेंगे इसको, चाहिए कि आई नीड प्रेफरेबली सिंगल रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट, और बेसिकली द रिकॉग्निशन साइट। पहला पॉइंट तो यही याद रखना कि वो एंजाइम एक ही जगह कट मारे, क्योंकि होगा ये कि मान लो अगर ये हमारे पास वेक्टर है एंड इसमें से 1 2 3 और 4 जगह उसने आके कट मार सकता है वो, तो बेटा 4 जगह कट मारने पर क्या होगा कि एक तो ये वाली सेगमेंट होगी, पहली सेगमेंट, ठीक है, फिर दूसरी सेगमेंट ये आएगी इस DNA की, फिर तीसरी सेगमेंट ये वाली आएगी, एंड देन चौथी सेगमेंट ये बनेगी। तो इस प्लाज्मिड के हमारे पास कितने पीसेज हो जाएंगे, 4 पीसेज हो जाएंगे, और हमें नहीं चाहिए कि हमें इसके 4 पीस करने हैं, क्योंकि ऐसे तो फिर पूरा ऐसे वेक्टर ही बिखर गया है ना, फ्रेगमेंट होकर सेल के अंदर पता नहीं कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म ऐसे बह जाएगा इधर उधर, और वापस इस ब्लू रेड ब्लैक एंड पर्पल के ऑर्डर में ही मिक्स होगा कि नहीं होगा, वो भी एक पॉइंट है। हो सकता है ब्लू के बाद ब्लैक मिक्स हो जाए, ब्लैक के बाद रेड मिक्स हो जाए, रेड के बाद पर्पल आ जाए, तो पूरी ऐसी सीक्वेंस ही चेंज हो सकती है। तो हमें चाहिए कि एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रेफरेबली एक ही कट मारे। ठीक है, अब इस सारी कहानी को हटा देते हैं यहाँ से। अब वो एक जो कट मार रहा है, वो एक कट ऐसी जगह मारे जहाँ पर मेरे को कल को पता चले कि इस पॉइंट पर उसने कट मारा है, या इस पॉइंट पे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आया है। तो व्हाट आई नीड फॉर दैट इज दिस ARG के बिल्कुल ऐसे कि ARG के अंदर एक एंजाइम कट मारे। ठीक है, ताकि जो पर्पल वाली साइट है, दिस इज द साइट जहाँ पर मैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा सकूँ। सेंस बनी इस चीज़ की। इसकी वजह से होगा क्या कि अगर EcoR1 ने ARG के बीच में कट मारा और मेरा GUI ARG के अंदर इंसर्ट होगा, तो दिस लीड्स टू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, दैट्स इट। अब इसकी वजह से फिर मेरे को पता चल जाएगा कि कट मारा है कि नहीं, कि रिकॉम्बिनेंट DNA उस सेल के अंदर है कि नहीं, ट्रांसफॉर्मेंट है कि नहीं है। तो इस पूरी क्लोनिंग साइट का बेसिक पर्पस ये है कि एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्रेफरेबली एक ही जगह पर, और वो कौन सी जगह में, सिलेक्टेबल मार्कर के अंदर। ठीक है, जो ARG वाली रेड साइट है, इसी रेड साइट को हमने क्या बोला था, दिस इज व्हाट वी कॉल एज सिलेक्टेबल मार्कर, लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब एक चीज़ और आती है, एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है दैट वी कॉल एज मल्टीपल क्लोनिंग साइट। इसका मतलब ये होता है कि डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कैन बी यूज्ड। फॉर एग्जांपल, अभी बताते हैं इसका मतलब क्या है
कि अगेन ये बेटा वेक्टर है, इसके अंदर ये जो पूरा रेड वाला है दिस इज द ARG पार्ट, ठीक है, और ARG को ही हमने क्या बोला हुआ है, सेलेक्टेबल मार्कर। ये सिलेक्टेबल मार्कर है, और यहाँ पर कहीं पर हम मान लेते हैं कि लेट्स सपोज दिस इज द ओरी पॉइंट और ओरी सीक्वेंस। मेरे को चाहिए, अभी अभी मैंने देखा कि यहाँ पर तो इको R1 कट मार सकता है, ठीक है, बट मेरे को चाहिए कि यहाँ पर कोई और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी कट मार सके, लेकिन एक ही हो, ठीक है, पूरे में एक ही सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर मान लो ये वाली साइट ऐसी साइट है जहाँ पर इको RV कट मार सकता हो। हाइपोथेटिकली अगेन आई एम अज्यूमिंग आई नीड कि इस पॉइंट पर कोई एक ऐसा कोई और दूसरा एंजाइम हो, ठीक है, लाइक वी हैव क्लावन, है ना, ऐसे ही कोई इस जगह पे कोई दूसरा, ऐसे कि HindIII। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक शॉर्ट रीजन में बहुत सारे डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो हो, लेकिन एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की कट मारने की केवल एक ही जगह हो। अब मैं एक टाइम पर एक ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करूंगा, ठीक है, टू कट द होस्ट एज वेल एज दिस वेक्टर DNA। तो इसके जैसे होता क्या है, मेरा फायदा ये है कि मेरा जो भी फॉरेन DNA है, मान लो मेरा फॉरेन DNA मैंने कैमल से उठा लिया, ठीक है, मान लो ये कैमल का DNA है, सपोज आई हैव अनदर केस और मैंने अब की बार कैट उठा ली, ठीक है। अब ये हो सकती है तो मेरा यहाँ से तो मैं अपना सामान उठाऊंगा, ठीक है, अपना GUI। अब हो सकता है कि कैट के अंदर सिर्फ इको RV काम करे, तो इतना जीन उठाया इको RV इधर यूज करके मैं ब्लैक वाली साइड पे डाल दूंगा पिंक वाले को, है ना। कैमल के केस में हो सकता है कि कैमल के पूरे DNA में जो मेरे को ये इंटरेस्टेड DNA है, जो मेरा GUI है, इस पर केवल क्लावन एंजाइम काम कर रहा है, इसके अंदर इको RI काम ही नहीं कर रहा, तो मैं इसको क्लावन से काट दूंगा और मैं इसको पर्पल वाली साइड पर डाल दूंगा अपने वेक्टर में क्लावन की साइड पर, क्योंकि क्लावन वहीं पर कट मारेगा तो उसके बीच में ही साइट आ जाएगी। तो वी नीड मल्टीपल क्लोनिंग साइट, दैट सिंपली मीन्स दैट basically this is a cluster of unique restriction enzyme sites which are in close proximity to each other. So a short region, a short area or a short segment where different restriction endonucleases can act, ठीक है। फोर्थ चीज आती है बेटा साइज, और साइज ऑफ वेक्टर। साइज बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, इट नॉर्मली शुड बी मॉडरेट एंड उसे स्मॉल, बिकॉज अगर बहुत ही ज़्यादा लार्ज साइज के हैं हमारे पास, वेरी लार्ज वेक्टर्स, दे टेंड टू ब्रेक डाउन ड्यूरिंग प्योरिफिकेशन और बेसिकली ड्यूरिंग द ट्रांसफर प्रोसेसेस, ठीक है। ये चीज़ याद रखा कि अगर बहुत बड़ा, जितना DNA का बड़ा मॉलिक्यूल होगा उसकी टूटने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा है, क्योंकि उतना ज़्यादा फ्रेजाइल होगा, है ना। ये फ्रेजाइल ज़्यादा है एंड ये फिर भी थोड़ा सा ठीक है, तो हम इसको यूज़ करेंगे एंड हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ बेटा साइज हम ऐसे खुद मैंने डायग्राम बना दे, लेकिन रिमेंबर कि साइज हम किस में लेके चलते हैं, किलो बेस पेयर में लेके चलते हैं। दूसरी चीज़ साइज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन माई जीन ऑफ इंटरेस्ट, कि कई बार मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट का साइज ही इतना बड़ा होता है कि मैं ये छोटे वाला जो वेक्टर है, दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर, मैं वेक्टर बी को यूज़ नहीं कर पाऊंगा, उसमें मेरी मजबूरी होगी कि वेक्टर ए के साइज का या फिर मैं कोई और तरीका निकालूं, ठीक है। नाउ द लास्ट थिंग दैट वी नीड टू डिस्कस इन दिस केस इज एग्जाम्पल्स, कि वेक्टर के एग्जाम्पल क्या, किन किन चीज़ों को हम एज अ वेक्टर यूज़ कर सकते हैं। हमने देख लिया कि उसमें वेक्टर के जो हमने फीचर अभी अभी देखे, फीचर तो हमने देख ली कि उस वेक्टर में एक ओरी पॉइंट होना चाहिए, एक उसमें सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, फिर उसमें मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए और उसका साइज भी बहुत ज़्यादा बड़ा या बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगी। द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर, एग्जाम्पल पहला जो वेक्टर का आता है कि हम प्लाज्मिड्स को यूज़ कर सकते हैं, which are autonomously extrachromosomal circular non-essential double-stranded autonomously self-replicating pieces of DNA which are found in bacteria and some yeast cells। याद रखना है इस चीज़ को, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हम क्या यूज़ कर सकते हैं बेटा, अदर देन दीज प्लाज्मिड और प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर वी कैन ऑल्सो यूज बैक्टीरियोफेज।
है ना। हम बैक्टीरियोफेज, और बैक्टीरियोफेज क्या है, बेसिकली एक पर्टिकुलर टाइप का वायरस है। हम इस वायरस को भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक दी लैम्डा फेज। कौन से बैक्टीरिया फेज भी है, लैम्डा फेज, वी हैव M13 फेज। ये ऐसे वायरसेस हैं जिनको हम GUI डालने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन ये आता हमारे पास कि इनके अलावा भी तो और हमारे पास ऑप्शंस होंगे, राइट। तो फिर थर्ड जो आता है, नेक्स्ट वी कैन यूज इज बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और बैक। देन वी हैव ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और यैक। देन हम कई बार कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, जैसे कि कोजमिड हो गया, फेजमिड हो गया, ऐसे ऐसी चीज़ें बना लेता है। तो दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स। मूविंग फॉरवर्ड, इनका एक साइज थोड़ा सा तुम्हें याद रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं, बट हम ये देख लेंगे कि कौन सा वेक्टर में हम कितने साइज का अपना इंसर्ट लगा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ प्लाज्मिड्स वी कैन यूज अप टू जनरली 8 KB और किलो बेस पेयर, इतनी लेंथ का हम अपना GUI डाल सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास है बैक्टीरियोफेज और वी हैव लैम्डा फेज। इसकी थोड़ी सी साइज अब बढ़ जाती है, अब की बार क्या होगा, 9 से 23 किलो बेस पेयर, ठीक है। फिर क्या आएगा, हम इन प्लाज्मिड और फेज को मिक्स करके कुछ नया वेक्टर बनाते हैं, बेसिकली इन दोनों का मिक्स, और वो कहलाता है कोजमिड, जिसमें कोस साइट है लैम्डा फेज की एंड मिड है फ्रॉम प्लाज्मिड। तो अब इसका साइज और ज़्यादा बढ़ जाता है, 30 से 45 KB तक का GUI इनमें ये कैरी कर सकते हैं, ठीक है। फाइनली वी हैव बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और बैक, जो 50 से लेके 300 किलो बेस पेयर तक का GUI कैरी करेंगे। एंड फाइनली वी हैव यैक और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम which can carry up to 1000 to 2500 किलो बेस पेयर्स ऑफ फॉरेन DNA। और ये थे जो हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में यूज़ करे थे। अगेन ये तुमने पढ़ लिए होंगे पहले, या फिर अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे इन चीज़ों को, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज क्लास। इन समरी, आज की क्लास में हमने सिर्फ और सिर्फ क्या डिस्कस करा है, वेक्टर्स के बारे में डिस्कस करा है। एंड अभी वेक्टर पूरा नहीं हुआ है, ये चीज़ ज़रूर याद रखना है। इसका एक पार्ट और आएगा वेक्टर्स के केस में, ठीक, जो कि अगेन और ज़्यादा डील करेगा विद द डेप्थ ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर। बट इस केस में हमने आज वेक्टर्स के फीचर्स को डिस्कस करा था, जिसमें हमने ओरी पॉइंट को पूरी तरह डिस्कस करा है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट सेलेक्टेबल मार्कर, और सेलेक्टेबल मार्कर के साथ डील करते हुए हमने कॉन्सेप्ट को टच करा था, दैट वाज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फर्दर चीज़ें इसी के ऊपर आने वाली है, ठीक है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के ऊपर। देन जो तीसरा फीचर था वो हमने डिस्कस करा था कि मल्टीपल क्लोनिंग साइट होना चाहिए, यानी कि एक सिलेक्टेबल मार्कर के रीजन में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम कर पा रहे हैं, लेकिन एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की एक ही जगह पे कट मारेगा, वो ऐसे पूरे वेक्टर को फ्रेगमेंट नहीं करेगा। मल्टीपल साइट एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की नहीं चाहिए। Then we discussed about size of different vectors, size in examples of different vectors. This was a part 1, and in the next part, we will start with the processes of recombinant DNA technology, or we will do a little bit more about selectable marker. तो अगर तो selectable marker की एक और दूसरा part आ गया तो ठीक है, अदरवाइज इसको फिर हम सिलेक्ट प्रोसेसेस, जो अगला टॉपिक है प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, हम उसी में डील कर लेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा सेंस बनाएगा। दैट इज इट। थैंक यू एवरीवन।